हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जीके के 400 क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है वो प्रतिवर्ष किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। दोस्तों, ये क्वेश्चन है 400, इसमें प्रश्नों की संख्या है, ठीक है ना। और ये एक और बात, ये सभी क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद एक और बात कि ये जो प्रश्न है हमारा, हम सभी का इस वीडियो में प्रश्न होगा, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी इसी वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि जो होती है वो 52 सेकेंड की होती है, यानी कि राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो 52 सेकेंड में ही गाया जाता है। वहीं आपको पूछ देगा कि राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, ठीक है ना, उसको गाने की अवधि कितनी होती है, तो 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड होती है, ठीक है ना। ठीक है, और राष्ट्रगान को किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा, यानी कि वंदे मातरम को तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि दूसरा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेनरी बेकरल या फिर बेकुरल, ठीक है ना। आपको वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, हेनरी कहीं कहीं हेनरी बेकुरल दिया होता है और कहीं कहीं हेनरी बेकरल, ठीक है ना। और बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेसमेकर जो होता है वो एक यंत्र है, उसका संबंध शरीर के किस पार्ट से है, ठीक है ना, तो हृदय से है। एक और बात हृदय से संबंधित है, हृदय जो होता है वो मानव का सबसे व्यस्त अंग होता है। ये जिस दिन आराम करने लगेगा उस दिन व्यक्ति दुनिया से आराम करने लगेगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा है। हीरा से एक और बात जान लेते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक इसका सबसे ज़्यादा होता है 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक है ना। ठीक है, हीरा का चमकने का कारण क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और कार्बन का संकेत जो होता है सी होता है, ठीक है ना। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो रोंटगन ने किया था। किसने किया था जी, तो रोंटगन ने किया था। एक्सरे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कोई हड्डी टूटी या फिर मतलब कि शरीर के अंदर हड्डी में ये सब क्या प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है, एक्स किरण का, ठीक है ना, एक्स किरण का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसी किरण की जो आविष्कार किया था वो किसने किया था जी, तो रोंटगन ने किया था। यही प्रश्न है हमारा कि एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था, रोंटगन ने, ठीक है। आपको यहाँ पर कभी कभी एक्सरे न देकर एक्स किरण भी दे सकता है, आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हमारा जो सातवां प्रश्न है, कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। वो कौन सा धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तो कौन सा धातु हो जाएगी, तांबा। और ये कभी कभी आपको ये पूछ देगा कि किस जानवर का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तो हो जाएगा कुत्ता, यानी कि डॉग, ठीक है ना। मानव जाति ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी कि बाहरी आकाश कैसा दिखता है। अंतरिक्ष में कोई यात्री गया है तो वो आकाश को देखेगा, मतलब उधर से अंतरिक्ष से, तो उसका आकाश जो होगा कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। हम लोग को नीला दिखाई देता है आकाश, ठीक है ना। पृथ्वी से देखेंगे तो नीला दिखाई देगा, वहीं अंतरिक्ष से देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, यानी कि काला दिखाई देगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और जो हमारा 9वां प्रश्न है, कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था जी, तो गैलीलियो गैलीली ने किया था, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है ना, दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है। दिल्ली में
महात्मा गांधी की समाधि, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है ना। उसकी समाधि का नाम क्या है महात्मा गांधी की, तो राजघाट। ये कभी कभी आपको पूछ देगा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो विजय घाट। क्या है जी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम, तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत में जो पहली रेल चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। किसके काल में चली थी, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने के बीच। वर्तमान में मुंबई है, उसको पहले बम्बई बोला जाता था, ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना होगा, मुंबई से थाने के बीच या फिर थाने के बीच, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। कोलकाता में आरंभ की गई थी। कहाँ आरंभ की गई थी जी, कोलकाता में। और कोलकाता एक राज्य की राजधानी है, तो भारत के एक राज्य की राजधानी है। मतलब कोलकाता किस राज्य की राजधानी है जी, तो वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आपको भी यह याद रखना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया कि भारत में रेल कब आरंभ हुआ था, किस वर्ष में, तो 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ हुआ था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। कौन थे जी, राकेश शर्मा, ठीक है ना। ये कब गए थे, तो 1984 में गए थे, 1984 में गए थे, ठीक है ना। 1984 में गए थे। ये कब गए थे जी, 1984 में। तो कब गए थे जी, तो 1984 में गए थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी थी, तो सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। कौन थे जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। ये दोनों राज्य की राजधानी हमें अभी चाहिए, मतलब कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई थी। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। इसके पहले महासचिव कौन थे जी, तो त्रिगवेली थे। कौन थे जी, त्रिगवेली थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है जी, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जी है, गुटेरेस, ठीक है ना। लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस किस देश के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल से रहने वाले हैं, पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क कहाँ है जी, अमेरिका में है, यूएसए में है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, ये तो अभी हमने करी थी, त्रिगवेली जी थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 193 वर्तमान में। इसके पहले 192 थे, जो अभी अभी बना 193 बना, वो था दक्षिणी सूडान। कौन था जी दोस्तों, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य यानी कि मेंबर बना है, ठीक है ना, दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अस्थायी, 1 मिनट, 5 देश अस्थायी होते हैं, 5 देश अस्थायी, और 10 जो देश होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी देश जो होते हैं 10, उनकी जो मतलब कार्यकाल 2 वर्षों के बाद चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो कितने देश सदस्य हैं जी, यहाँ पर हाँ ये 21 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं, तो 15 हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो 5। ये तो मैंने अभी बताई थी आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित हैं, तो दी हेग में स्थित है। कहाँ है जी, दी हेग,
कहाँ है, हॉलैंड में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ये तो मैंने अभी बताया कि एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, जो कहाँ से, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले बिहारी नहीं, भारतीय थे, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, मैंने अभी बताया कि कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष, 2 ईयर्स का होता है, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी कि देश कौन सा देश सदस्य बना है। ये भी मैंने अभी बताया कि दक्षिणी सूडान जो है वो बना है 193वां देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन के हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से। हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो शरीर का कोई अंग कट जाएगा तो वो जल्दी उसका खून ही नहीं बंद होगा। जब खून नहीं बंद होगा तो शरीर का पूरा ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है उस दौरान, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है जी, जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो हिंदी है वो हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है, यानी कि नेशनल मातृभाषा है। हमारी भारत की मातृभाषा जो है वो हिंदी है और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको किया गया था। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि किस अनुसूची के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगले ये देखिए, ये भी यही प्रश्न है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको घोषित किया गया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। कौन है जी, अभिनव बिंद्रा। वो जो ओलंपिक खेल होता है वो 4 वर्षों के बाद होता है, 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेल, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों के बाद। ये आप लोग देख सकते हैं कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो रियो डी जेनेरो कहाँ है जी, रियो डी जेनेरो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रियो डी जेनेरो कहाँ है और रियो डी जेनेरो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था या फिर तृतीय हुआ था। ये मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि 34वां नंबर प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मुर्रा एक भैंस की नस्ल है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है। तो गुड़गांव में है। और गुड़गांव कहाँ है जी, तो दिल्ली में स्थित है। गुड़गांव कहाँ है जी, तो दिल्ली में स्थित है गुड़गांव, ठीक है ना। दी आधा ल है, ठीक है ना, आधा ल है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद हम 37वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने की। तो राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर लिखना भूल गए हैं हम, ठीक है ना, आप यहाँ पर कर सकते हैं कि कर दीजिएगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर हो जाएगा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये तो शायद करे थे अभी, कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं।
थे, ठीक है ना। कि किस देश की, अब हम 40वां नंबर प्रश्न करते हैं कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चाइना हो जाएगी। चाइना जो है वो ऐसी एक कंट्री है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा विश्व के लगभग मतलब विश्व की ऐसी एक कंट्री है जो सबसे ज़्यादा देशों की सीमा के साथ इसकी सीमा छूती है, ठीक है ना, यानी कि चाइना। अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा किस देश की समुद्री सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं, तो कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। कनाडा, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, 1 मिनट हटा देता हूँ, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगी जी, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चाइना हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो कनाडा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, समुद्री पूछे तो कनाडा और स्थल पूछे तो चाइना, ठीक है ना। बात करते हैं कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है, तो तूफान का सूचक होता है। अगर बैरोमीटर में का जो पठन होता है, रीडिंग होता है, उसमें अगर तेजी से गिरावट आ जाए तो किस चीज़ का संकेत देता है, इंडिकेट करता है, तो तूफान का, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय मरुस्थल का भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। भारतीय मरुस्थल जो है वो थार है। ये थार कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, तो राजस्थान में थार पाया जाता है, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा असम। असम की राजधानी कहाँ है जी दोस्तों, तो असम की राजधानी जो दिसपुर में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 44वां नंबर प्रश्न को कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी। कभी कभी आपको श्रीपा नदी दिया जाता है, ये आपको इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, श्रीपा हो या शिप्रा हो, आपको शिप्रा पर ही टिक करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है। कौन सी धातु है, चांदी। चांदी होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में चांदी का संकेत क्या होता है या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों एक और बात, ये जो सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट पर, ठीक है ना। सरस्वती स्टडी पॉइंट पर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सरस्वती स्टडी पॉइंट। उसके बाद आप ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप में। उसके बाद ये सभी का PDF आपको उधर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप को क्रिएट किया है, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा इसका PDF। आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है ना। इन दोनों का लिंक मैं ग्रुप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कहाँ तक ये थे कि कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है, तो चांदी होती है। 47वां नंबर प्रश्न था कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस जो होता है मुख्य रूप से CH4 यानी कि मीथेन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है जी, तो मीथेन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो तुलसीदास ने लिखी थी। और यही पूछ रहा है कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, वो किस भाषा में, किस बोली में लिखी गई थी, किस बोली में लिखी गई थी, तो अवधी बोली में लिखी गई थी। अवधी एक बोली है, उसी बोली में लिखी गई थी रामचरितमानस को, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा का राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं। हरियाणा का राष्ट्र कवि जो होते हैं उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं जी, उदय भानु हंस कहलाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो एथेंस जो है वो यूनान में पड़ता है, उसी देश से शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में। कब हुई थी जी, एथेंस यूनान में हुई थी 1896 से इसकी शुरुआत, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के ने किस ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो 8 बार सबसे अधिक है तो हॉकी में जीता है। 8 बार स्वर्ण पदक जीता है यानी कि गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। किस खेल में जी, तो हॉकी में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो 1980 में मास्को में जीता था। 1980 में
किस देश में जीता था जी? तो मॉस्को में जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है। ये मैंने अभी तो कराया था कि 4 वर्षों के बाद किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान। कहाँ है जी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है जी? तो लुसान। और लुसान कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित है लुसान, ठीक है ना। और एक और बात है कि शायद स्विट्जरलैंड में ही जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष 1 ईयर का होता है, ठीक है ना, 1 साल का। आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ही कितने वर्षों का होता है। मेरे को शायद मालूम है 1 ही वर्षों का होता है इसी देश में। थोड़ा कन्फ्यूज हूँ मैं इसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर 55वां जो नंबर प्रश्न है हमारा कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे जी? लंदन में हुए थे। एक और बात लंदन से याद आया कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितने हुआ था जी? 3, ठीक है ना। और 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और पहले और तीसरे ये दोनों में, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और दूसरे में लिया था कांग्रेस ने भाग थी। तो कौन लिया था कांग्रेस की ओर से भाग? गांधी जी ने लिए थे कांग्रेस की ओर से भाग। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जो थे वो इन तीनों सम्मेलन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 56 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी कौन है जी? वो कौन सा प्लेयर है जो ओलंपिक जो खेल हुआ था उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते थे? तो माइकल फेल्प्स थे। माइकल फेल्प्स थे, ठीक है ना, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, वो भी ओलंपिक खेल में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? होगा ही नहीं है जी, टोक्यो में होना वाला था। क्या किया जाए, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। टोक्यो कहाँ है जी? तो जापान है। और जब टोक्यो जो है, टोक्यो वो जापान की राजधानी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि जापान की राजधानी कहाँ है जी? टोक्यो है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? ये आपको कभी कभी आपको यह छांट भी दे सकता है कि इसको हटा देगा यहाँ से और पूछ देगा कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, बैडमिंटन से है इसका साइना नेहवाल का मतलब खेल का संबंध, ठीक है ना। किस खेल से संबंधित है साइना नेहवाल? तो बैडमिंटन से। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। 1 मिनट दोस्तों, किस वर्ष भाग लिया था जी? तो सन 1900 में भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महिला खिलाड़ी कौन थी जी? ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी जी? कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर, यहाँ पर और होगा और नहीं होगा, और लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी कहिए या फिर महर्षि कहिए, उन्हीं का उपनाम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इस गाने की, इस गीत को रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इस हमारा जो अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की जब कमी हो जाएगी तब ये मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जी? किडनी के द्वारा, यानी कि गुर्दे। किडनी को नहीं गुर्दे बोला जाता है, कन्फ्यूज में, शायद इसी को बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कैसे मतलब भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक और बात कि नोबेल पुरस्कार में
पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है ना, अब 6 क्षेत्र हो गया है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र को कब थी मतलब इकोनॉमी को कब इसमें ऐड किया गया था जी, इकोनॉमी को तो 1969 1969 में इसको ऐड किया गया था नोबेल पुरस्कार में इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। उसके पहले 5 क्षेत्र थे, ठीक है ना। वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे तो मैं एक मिनट हाँ, तो बढ़िया अगले प्रश्न की ओर कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये किस तरह थी मतलब वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो शहनाई जो थे उससे संबंधित थे। ये इसके उस एक 10वीं किताब मिलेगी, 10वीं की हिंदी बुक में इनकी एक लेखक थे, मतलब इनके बारे में लिखा गया है 10वीं के बुक में हिंदी की। और आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। कौन था जी, तो सी राजगोपालचारी था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। भिलाई जो है वो भारत राज्य में भारत देश में है। और इसे किस देश की सहायता से इसको किया गया निर्माण जी, तो रसिया के सहायता से इसको निर्माण किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। हिमाद्री नाम है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी जी, तो जुनको तेबई थी। कौन थी, तो जुनको तेबई थी। कौन थी, तो जुनको तेबई। कहाँ से बिलोंग करती थी, तो जापान से। अभी ना आपको बताया कि जापान से बिलोंग करती थी, नहीं अभी नहीं बताया, उसके बारे में बता रहे थे कि टोक्यो में ओलंपिक खेल होने वाला था 2020 में, लेकिन नहीं हुआ। और जापान की राजधानी कहाँ थी जी, टोक्यो में थी, अभी भी है, ठीक है ना। टोक्यो में अभी भी है, टोक्यो में। जापान की राजधानी कहाँ है जी, टोक्यो है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीलिया रोग जो क्या होता है वो किस अंग का रोग होता है। लीवर का होता है, किस अंग का होता है, लीवर। और लीवर को ही हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 73वां नंबर जो हमारा प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल के नियम से यह कथन संबंधित है। किससे, पास्कल के नियम से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न होगा कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। क्या है जी, मैग्नीशियम है। तो इसका एक और प्रश्न इससे बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा तत्व है, शायद तत्व निष्कासित होता है या फिर निकलता है, तो मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन होता है, इसमें 3 होता है, वो 3 होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन सा होता है। एक तो ब्यूटेन होगा, एक प्रोपेन, एक एथेन। एथेन होगा, कन्फ्यूज हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक जो थे वो पत्रों पर अभिलेख लिखा करते थे, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था जी, जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो कौन थे जी वो, तो उपगुप्त से। कौन थे जी, उपगुप्त थे। उपगुप्त जो थे एक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्ध भिक्षु थे। इन्हीं के उपदेश से अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है एकदम हर हाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। कौन था जी, अकबर जो था वो अशिक्षित था। उसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अमृतसर की शहर की स्थापना किसने करी थी, तो गुरु रामदास ने करी थी। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। अमृतसर कहाँ है जी, तो अमृतसर जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में है जी, तो पंजाब राज्य में। और यहीं अमृतसर में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको याद रखना है कि अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था जी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। और किसने करवाया था जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जनरल डायर। किसने करवाया था जी, जनरल डायर।
और जनरल डायर की हत्या, और इसकी हत्या जो जनरल डायर थी, जनरल डायर था, थी नहीं था, जनरल डायर जो था उसकी हत्या ऊधम सिंह ने कर दी थी। किसने करी थी? जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने। यह भी आपको याद रखना है कि जनरल डायर की उपस्थिति में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग जो है वो कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। और एक और प्रश्न कि मेन प्रश्न जो है वो है कौन सा जी, कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? वो किसने की थी जी? तो ऊधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था जी? तो लाला हरदयाल था। कौन था जी? लाला हरदयाल थे गद्दर पार्टी के संस्थापक। लाला हरदयाल थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिख इतिहासकार में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने करी थी। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने करी थी। गुरु अंगद देव ने करी थी। और एक और बात कि सिख धर्म जो होता है उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है जी? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो ऐसे सुल्तान थे जो अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। इसकी आरंभ हुई थी 1951 में ईस्वी में इसकी आरंभ हुई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें चीनी यात्री ह्यूएन सांग कौन था जी? तो चीनी एक यात्री था। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है जी? तो ये जो है बिहार राज्य में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा रक्त वर्ग, रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप या फिर रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? मतलब ये कहने का मतलब है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सभी को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? और एक और ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्तियों को मतलब दे सकता है? तो ए बी है, ए बी ग्रुप। ठीक है ना? ये किसी को ब्लड दे सकता है और वो जो है वो किसी का ब्लड ले सकता है। ठीक है ना? है ना? ये सर्वदाता वो कहलाता है, मतलब किसी को दे सकता है, ये भी है किसी को ले सकता है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है कि वो जो है वो किसी को ब्लड दे सकता है। ठीक है ना? वो जो है किसी को ब्लड दे सकता है और ये भी जो है किसी का ब्लड ले सकता है। ठीक है ना? उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं जी? तो मनुष्य के शरीर में 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं। वहीं आपको पूछ देगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वहीं वयस्क में पूछ देगा तो 206 होती है। वयस्क में 206 हड्डी की संख्या होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं बात करते हैं कि मांसपेशियाँ जो होती हैं 625 होती हैं। ठीक है ना? वयस्क मनुष्य में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है हमें? तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि रिकेट्स रोग, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसे काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने करी थी। किसने करी थी जी? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रकाश की गति कितनी होती है? वो भी निर्वात में प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? फिर प्रकाश की गति कितनी होती है? अलग माध्यम में अलग गति होती है इनकी। तो कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। वहीं आपको यहाँ पर कितना दिया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 200, लाख, यानी कि 3 लाख। यहाँ आपको पूछ देगा 3 ×
तो इसके पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 मिनट दोस्तों, ये हो गया। आपको ऑप्शन में देखना होगा कि यहाँ पर आपको यूनिट चेक करना है, यहाँ पर कितना मतलब पावर है इसका, ये भी आपको देखना है। अगर आपको किलोमीटर में दिया होगा तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वहीं आपको मीटर में दिया होगा तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, अब अगला प्रश्न जो है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? जब सूर्य जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तो किसने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो किसने बताया था? कोपरनिक्स ने बताया था। कोपरनिक्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पारसेक नहीं, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स का संबंध किससे है? लाइट ईयर जो है किससे संबंधित है? तो खगोलीय दूरी। कोसते हैं जी, तो खगोलीय दूरी से ये संबंधित हैं। खगोलीय दूरी से। आपको खगोलीय दूरी ना देकर कभी कभी केवल दूरी ही देगा, ये आपको याद रखना है कि ये दूरी का ही है संबंध, लेकिन ये मतलब ये किसमें मापा जाता है? खगोलीय दूरी का माप करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है जी? तो गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ है जी? अमृतसर में। इसके बारे में मैंने अभी भी बताया है, वो आपको याद है ना, वो आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार मीनार कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चार मीनार जो है कहाँ स्थित है जी? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, HYDRABAD, हैदराबाद में चार मीनार स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। और आपको बताना है कि हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। उसके बाद हमारा 96 नंबर जो प्रश्न होता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और बोध गया में कहाँ, किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल की वृक्ष के नीचे इनकी प्राप्ति होती है। पीपल, ठीक है ना, पीपल के नीचे। और बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना। और इसने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, जो हमने अभी भी पढ़ा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था जी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हाँ, दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। वहीं आपको पूछ देगा कि हिंदी भाषा जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है वो आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में जी? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको एक और बात यहाँ से याद रखना होगा कि हिंदी नहीं, कि भारत की जो राष्ट्र लिपि है, राष्ट्रीय लिपि, वो क्या है जी? तो देवनागरी लिपि है भारत की राष्ट्रीय लिपि। यह भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम किनारा क्या है जी? तो कन्याकुमारी है, ठीक है ना। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है 100वां नंबर प्रश्न, आज इस वीडियो में 100 ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका 4 पार्ट बना दिए हैं। 400 है ना, 4 पार्ट कर दूंगा। इसके आगे भी इसको करा दूंगा, ठीक है ना। 400 नहीं, 1000 पूरा प्रश्न इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। पार्ट वाइज पार्ट करके 10 पार्ट होगा, इसका 10 भाग होगा। तो जो मैं एक भाग में मैंने 100 प्रश्न को ऐड किया है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आने अंतिम प्रश्न का कि भारत का मतलब भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है जी? तो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, उसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है। एक और बात कि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्य का देश। सबसे पहले सूर्य जापान में निकलता है। ये रहा आज का हमारा 100 प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किया है, ठीक है ना। इस वीडियो से संबंधित जितने इस वीडियो में जो प्रश्न थे उससे संबंधित जितने मतलब एक्सप्लेन थे वो मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि ये भाई हमें एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करा सकते हैं
तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।